Hello guys, today we are going to start with GATE 1991 exam. Okay, this is the first paper which I got of the GATE. So our first question is कि रेशियो एंड गोल्डन मीन बताना है हमें. एंड सो गोल्डन मीन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ हम वो देखते हैं. दैट इज गोल्डन रेशियो से. एंड गोल्डन रेशियो होता क्या है? दैट इज 1:1.618. इसे हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं. ठीक है. फेबोनी सीरीज जो हमारी डिराइव होती है उसे हम गोल्डन जो भी नंबर फर्स्ट नंबर है उसका फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को प्लस कर दे तो नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज फेबोनी सीरीज एंड सो ऑन. सो आपको बेसिकली ये जो सारे गोल्डन रेशियो है वो कैसे याद होगा. तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हम लोग निकाल कैसे सकते हैं. ये एक रेक्टेंगल है. अगर आप इसे स्क्वायर में डिवाइड करें, ठीक है, तो इसका एक पार्ट हो जाता है ए, द सेकेंड पार्ट इज बी. सो द लॉन्गर वन इज ए एंड शॉर्टर वन इज बी. तो आप ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन में लॉन्गर साइड ए करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज गोल्डन रेशियो, या फिर आप बोल सकते हैं गोल्डन मीन हमारा. ठीक है. इसे फी बोलते हैं. ये आपने देखा होगा सुपर 30 में ऋतिक रोशन बताता है. सो ये दिस इज द सेम फी. अगर हम मैथ्स के हिसाब से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को इक्वेट कर दे एंड इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को भी इक्वेट कर दे, सो इट मीन्स a अपॉन में b इज इक्वल टू 5 एंड a प्लस b अपॉन में a इज ऑल्सो इक्वल टू 5. अब हम वैल्यू पुट करें, इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं. 5 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस a. मैंने बस इस डिनोमिनेटर को दोनों में इक्वली स्प्लिट कर दिया है. सो 5 प्लस 1 अपॉन 5. अगर हम इसे रिजॉल्व करें, दैट इज 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन में 5 एंड दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1. अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. ठीक है. अब हम यही सेम फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं. b इज -1, c इज ऑल्सो -1 एंड a इज +1. ठीक है. सो -1 प्लस माइनस का होल स्क्वायर -4, a इज 1 एंड c इज -1 एंड 2 के बाद 1 आएगा. ठीक है. अब हम इसे रिजॉल्व करें तो हमारा आता है -1 प्लस -1 प्लस 4 अपॉन में 2 एंड इफ वी विल रिजॉल्व इट फर्दर अंडर रूट 5 आ जाता है. तो अगर आप इसे स्प्लिट करें दोनों पार्ट में, -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2. सो ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा. सो ये हम इसीलिए कट कर देंगे जस्ट बिकॉज ये नेगेटिव है. ओके. अब हम इसे रिजॉल्व करेंगे तो गोल्डन रेशियो की वैल्यू पहली तो आ जाती है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2. एक बारी गेट में मैंने देखा था क्वेश्चन, उसमें ये वैल्यू दे के भी पूछा था कि गोल्डन रेशियो की क्या वैल्यू है. अगर आप डेरिवेशन जानते हो तो यू कैन इजीली गेट द आंसर. एंड सेकंड तो हमने देख लिया था 1:1.618, वो भी इसी को रिजॉल्व करते ही आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट 5 का जो वैल्यू रहता है दैट इज 2.23 समथिंग अपॉन में 2. एंड जैसे ही आप इसे रिजॉल्व करेंगे 1.23 अपॉन में 2 इसे डिवाइड करते ही 1.618 आ जाएगा एंड यू विल गेट सेकेंड वैल्यू ऑफ गोल्डन रेशियो. फर्स्ट ये हो गई हमारी, सेकेंड ये हो गई एंड थर्ड हम फिबोनी सीरीज के बारे में देख चुके हैं. ठीक है. कि हमारा नेक्स्ट नंबर प्लस होते ही दूसरा बड़ा नंबर आ जाता है एंड सो ऑन. ठीक है. सो दीज आर द 3 मेजर थिंग्स. सो अब हम देख लेते हैं आंसर क्या है. हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 12 रेशो 216 समथिंग एंड ये कट भी हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो रेशो ही नहीं है
ठीक है। एंड सेकंड, ये एग्जैक्ट हमने यही देखा था कि यही हमारा गोल्डन मीन एंड गोल्डन रेशो है, ठीक है। ये तो अगर आप इसे रिजॉल्व करेंगे तो this will also come up something around 3/2 something, which is not equal to golden mean, and this is also not equal. So हमारा second answer is the correct answer. अभी हम चलते हैं कि हमारा यूज़ क्या है, आर्किटेक्चर में यूज़ क्या है। इतना सब हमने पढ़ा कि ये गोल्डन रेशो क्या होता है, फिबोनी सीरीज़ क्या होता है, तो हम मैथ्स पढ़ क्यों रहे हैं आर्किटेक्चर में, तो वो हम देखेंगे कि व्हाट आर द यूजेस। तो ये जो आर्किटेक्चर में, या बोल सकते हो हैं आप नेचर में, लैंडस्केप में, हर जगह पे ये फिबोनी सीरीज़ और गोल्डन रेशियो यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेचर में कहाँ यूज़ हो रहा है, लीव्स में, फ्लावर में, हर एक चीज, इवन द सेल एंड एवरीथिंग, इवन आर ह्यूमन बॉडी में कैसे यूज होता है। जैसे अगर आपका ह्यूमन बॉडी है, सो आपका फेस 1 रेशो में है, सो द नेक पार्ट इट इज 1.618। अगर आपका हैंड वाला पार्ट 1 है तो टिल आर्म इट इज गोइंग टू बी 1 रेशो 1.618, ओके, एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं आर्किटेक्चर में हमारी प्रीवियस हिस्ट्री में कहाँ कहाँ हमने यूज़ किए हुए हैं ऑलरेडी। सो गॉथिक रोजेस हमें पता है, जैसे जो भी गॉथिक बिल्डिंग होती है उसमें जो सेंटर में एकदम फ्लावर बहुत सुंदर सा बना होता है, कितना सुंदर डेकोरेटिव फ्लावर जैसा पार्ट बना होता है, तो इसे हम बोलते हैं गॉथिक रोजेस, ठीक है। सो ये हमारा फेबोनी सीरीज, मतलब फेबोनी सीरीज, और ये एक पैटर्न में बना होता है, गोल्डन रेशियो पैटर्न में। एंड ऐसे नहीं कि सिर्फ गॉथिक में, रेनिसा के टाइम में, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर के टाइम में, हर टाइम पे हम ये सीरीज़ यूज़ करते आ रहे हैं। ली कॉर्ब्यूज़ियर ने भी ये सेम सीरीज़ मॉड्यूलर अपने जो ब्लू एंड ग्रीन सीरीज़ मैन है, या इस पर्सन को हम ब्लू एंड रेड सीरीज पर्सन बोलते हैं, मैन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इसे क्या बोलते हैं, सो इट इज़ ब्लू एंड रेड मैन। और फिर हम देखते हैं अदर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा 5th में हो गया इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट में क्या होता है कि ये जो ये सारे के सारे जो पिरामिड्स हैं वो सारे हमारे बने हुए हैं एक गोल्डन रेशो पैटर्न में, सो दैट इज़ द यूनिक थिंग। एंड देन पार्थिनॉन के तो बहुत सारे अदर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। पार्थिनॉन के, ये हमारा ड्राइंग है पार्थिनॉन का, ये देखिए, अगर आप इसे विद पेडिमेंट देखें, ये ऊपर वाले पार्ट को पेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो ये पेडिमेंट के साथ देखें तो दैट इज़ इन गोल्डन रेशो, पर अगर पेडिमेंट के बिना देखें तो दिस पार्ट इज़ इन 4:9, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा गया है कि 4:9 में ये इस स्केल में ये पेडिमेंट बनाया गया है। एंड देन नोद्रे डैम पेरिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे गोल्डन रेशो यूज़ हुआ है। आईफिल टावर, ताजमहल के तो हर एक चीज़ में, मतलब ताजमहल के इवन आप यहाँ देखिए, मैंने गेट का भी अलग से फ़ोटो लगाया है, एंट्रेंस गेट एंड साइड गेट्स, सब सारे गेट हमारे फिबोनी सीरीज़ के बेसिस पे हुए हैं, ठीक है। एंड यूएन बिल्डिंग एंड सीएन टावर टोरंटो के ही, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ महरब। महरब में बेसिक महरब क्या है पहले वो देखते हैं, ये है क्या, और हम सारे ही पार्ट्स देख लेते हैं मॉस्क के, ठीक है। सो हम आते हैं मॉस्क पे। बेसिकली जो साइड हमारे इंडिया में वेस्ट की साइड है उसे हम लोग किबला वॉल बोलते हैं।
ये कॉन्सेप्ट क्या होता है वो कॉन्सेप्ट मैं पहले बता देती हूँ कि वहाँ मैंने ये क्यों बोला कि इंडिया में ही वेस्ट की साइड, अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे मक्का मदीना एक जगह पे है हमारा दुबई में, तो सारे लोग उसी की डायरेक्शन में ही देख के पूजा करते हैं। सो हमारा इंडिया यहाँ पे कहीं पे ईस्ट वाली साइड है। अगर वेस्ट वाली साइड जो भी कंट्रीज़ है वो सारे लोगों का मॉस्क ईस्ट फेस्ड है, ईस्ट फेसिंग है, ठीक है, तो ईस्ट फेसिंग वालों का मॉस्क वेस्ट फेस्ड है, ठीक है। सो हमारा जो किबला वॉल है वो वेस्ट की साइड है। सो ये वेस्ट वाली साइड हमारी किबला वॉल हो गई। हाँ, अब हम देखेंगे एलिमेंट्स एंट्रेंस से। ये क्योंकि मेन वॉल थी तो मैंने ये स्टार्टिंग में बता दी। अब हम एंट्रेंस से देखेंगे। तो प्लिंथ क्या पार्ट होता है ये तो हमें पता ही है कि अगर कोई भी हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो उसी को ही हम लोग प्लिंथ बोलते हैं। और वो रेज्ड कितना होता है 300 to 450 कितना भी, ठीक है। पर मॉस्क के केस में डिफरेंट है, हम और भी हाइयर रेज कर सकते हैं। जैसे अगर आप जामा मस्जिद देखें दिल्ली का तो वो रेज्ड है, मतलब अच्छा खासा रेज्ड है ना, ताकि इट विल गिव अ इम्पैक्ट कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें एक ब्रॉडर मतलब एक एंट्रेंस इजीली विजिबल हो वैसा इम्पैक्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो पोर्टल इज बेसिकली द एरिया, मतलब दिस येलो कलर पार्ट जहाँ पे एक ट्रांजिशन के लिए आपको स्पेस मिल जा रही है, ठीक है। एंड देन इसको तो हम दरवाज़ा ही बोलते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर मतलब दरवाजे के अंदर एंटर करने पे एक कोर्टयार्ड आता है, इस कोर्टयार्ड को हम शान बोलते हैं। एंड एक एबोल्यूशन ग्राउंड आता है। एबोल्यूशन ग्राउंड मतलब होता है जहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ है एंड पानी है, वाटर है, टू क्लीन योरसेल्फ। क्लीन हम अपने हाथ पैर वगैरह धो सकते हैं। और इसे वुजू बोलते हैं कि अपने हाथ पैर थोड़े से ही पानी से धोना है, वेस्ट नहीं करना पानी, है ना। एंड इसके आगे हम लोग जाएंगे तो आता है एक जोन जहाँ पे दिक्खा एंड कुर्सी होता है। दिक्खा इज स्टेज, बेसिकली स्टेज जहाँ पे लोग मतलब दिक्खा वैसे याद कर सकते हैं कि जहाँ पे रह के हम दिख जाए। ये जो ऊंचा वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ रह के एक इंसान, जैसे आप देखिए ये वाला ह्यूमन अगर यहाँ खड़ा है तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे नीचे उन सबको आराम से विजिबल होगा ये ह्यूमन, है ना। सो दिस इज़ अ रीज़न कि इसे दिक्खा बोलते हैं। एंड कुर्सी इज़ बेसिकली दिस पार्ट जहाँ पे कुर्सी या फिर आप बोल सकते हैं चेयर, या यहाँ पे हम लोग अपना कुरान रख के रीडिंग करते हैं, इसका वो वाला पार्ट है कुर्सी। एंड अब हम आगे जाएंगे मेन पार्ट। यहाँ पे सारे लोग नमाज अदा करने के लिए बैठते हैं और ये है महरब। महरब बेसिकली होता है वेस्ट साइड में, मतलब हमारे इंडिया में वेस्ट साइड की जो वॉल है उसमें एक निश होती है, उस निश को हम महरब बोलते हैं, वॉल निश। ठीक है। अगर आप मतलब कोई प्रीस्ट या प्रॉफिट ऐसे ऊपर जाके स्पीच देते हैं मिंबर में, सो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो यहाँ इसके ऊपर क्लाइम करके जाते हैं एंड सबको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो देते हैं, ठीक है। अब लास्ट आ जाता है हमारा मिनारेट। मिनारेट क्या होता है, ये टॉल से स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे ना एक लाउड स्पीकर टाइप लगा होता है, जो जितना मैंने सुना है वो है नमाज जैसे ये जब अदा होती है तो फिर वो ये लाउड स्पीकर से हम बहुत इजीली सुन सकते हैं।
ठीक है। एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। क्राउन, आप इसे लालटेन भी बोल सकते हैं या रोटोंडा भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। एंड अगर हमारी जैसे ये मॉस्क है, मॉस्क के ऊपर अगर हमारा डोम है तो उस डोम को हम कुब्बा बोलते हैं। ओके, सो ये हमारे सारे हो गए, ये सारे पार्ट्स हो गए। तो हम बेसिकली हमने एंट्रेंस से लेके एकदम एग्जिट तक देख लिया कि क्या क्या सारी चीज़ें ऐड हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं महरब क्या होता है, ठीक है। अब महरब याद करने के लिए ना कभी कभी क्या होता है कि महरब में ना कन्फ्यूजन हो जाती है। ये महरब और मिंबर क्योंकि दोनों के दोनों वेस्ट साइड में है ना, तो कैसे याद कर सकते हैं। महरब में ना रब का नाम आ रहा है, ठीक है। सो ये इसको ही देख के महरब यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। सो ये महरब आप देखेंगे तो ऐसा निश होता है, ठीक है। इतना ब्यूटीफुल होता है, ये बहुत सुंदर है ना। जैसे भगवान जी होते हैं हमारे बहुत सुंदर होते हैं, तो ये वाला भी हम बहुत अच्छे से बनाया जाता है महरब को, ठीक है। तो ये इसमें ना रब का नाम आ रहा है, ये वेस्ट साइड पे भी है, हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप ये समझिए कि अपने रब को देख के ये प्रे कर रहे हैं, या ये मक्का मदीना जो है उनका मेन होली एरिया, उसे देख के प्रे कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें बस ये याद रखना है कि मिंबर एंड महरब कैसे डिफरेंट है। महरब इज निश विच इज हाईलाइटिंग द गॉड एंड मतलब नॉट एग्जैक्टली गॉड, क्योंकि मुस्लिम में यहाँ पे होता है कि हमारे गॉड फिगर नहीं होती है, वो वॉल को देख के ही वो पूजा करते हैं। तो आपको बस याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने जो पॉइंट्स हैं ऑन वेस्ट साइड ऑफ द वॉल। सो यस, ए ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द वॉल ही महरब होता है। सो इनसाइड वॉल ऑफ मौजोलियम, तो मैं मौजोलियम भी बता देती हूँ क्या होता है। मौजोलियम ये एक होता है बरियल चैम्बर, बरियल चैम्बर्स होते हैं इसमें, ठीक है। बरियल चैम्बर को हम क्रिप्ट भी बोलते हैं, क्रिप्ट क्रिप्ट। और ये मौजोलियम बहुत मतलब एक आप देखें एक तरीके से ताजमहल, ठीक है, वो भी मौजोलियम ही है क्योंकि उसमें भी ताजमहल, हुमायूं टोम, ठीक है। सो वो ऐसा है कि जहाँ पे मुमताज, यहाँ तो मुमताज एंड शाहजहाँ दोनों के ही बरियल चैम्बर है। यहाँ हुमायूं एंड उनकी वाइफ का, ठीक है। हुमायूं मतलब हुमायूं टोम को ना प्रिकर्सर ऑफ ताजमहल भी बोलते हैं, ओके। एंड थर्ड इज इन द स्टेप्ड वॉल ऑफ गुजरात। तो स्टेप वॉल ऑफ गुजरात क्या है वो भी देख लेते हैं। स्टेप्ड वॉल ऑफ गुजरात, तो फर्स्ट पार्ट क्या है स्टेप वॉल ऑफ गुजरात, मतलब फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अदालज आप देख सकते हैं, अदालज और क्या है, रानी की वाह एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब गुजरात में ही क्या, राजस्थान में भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो भी हमारा जैसे ये इंडिया हो गया, सॉरी, ये जो वेस्ट पार्ट है पूरा ये ड्राई रीजन रहता है, ठीक है। यहाँ पे गुजरात वाला पार्ट भी, हाँ। सो ये इस वाले पार्ट में ना आपको बहुत सारे स्टेपवेल मिलेंगे। स्टेपवेल होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप स्टेप्स होंगे और नीचे जाके कुआं होता है जहाँ पे
जहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा, ठीक है। और आप देखें वैसे रानी की वाव में तो ऐसा आप मान सकते हैं जैसे हमारा टेम्पल स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3, ऐसा ही स्ट्रक्चर इन्वर्टेड होता है वहाँ पे, 1 2 3, और यहाँ पे पानी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सो नॉट इन दिस जोन्स, हाँ सिर्फ इस वाले पार्ट में आपको पानी भी मिल जाएगा। सो ये इसीलिए ये बोलते भी है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ इन्वर्टेड टेम्पल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पार्ट भी आया था गेट में, ठीक है, कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये कब यूनेस्को में ऐड हुई है वो वाला डेट भी याद, मतलब ईयर भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्ट आया था गेट में प्रीवियसली। और ये 100 रुपीज़ के नोट में भी है। दिस इज़ ऑल्सो इन गुजरात। अब आगे देखते हैं, दैट इज़ ऑन द क्राउन ऑफ मीनारेट। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसे क्राउन बोलते हैं, मीनारेट का क्राउन। एंड ये वाला पार्ट हमारा हो गया। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ इन विच वन फॉल्स अंडर इंडो सैनिक आर्किटेक्चर। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इंडो सैनिक आर्किटेक्चर होता क्या है। सो मैंने इसका स्टेटमेंट निकाल दी थी कि इंडो सैनिक आर्किटेक्चर किसी भी टाइप का जो फॉरेन आर्किटेक्चर है प्लस इंडियन आर्किटेक्चर, उसे हम लोग बोलते हैं इंडो सैनिक आर्किटेक्चर, ठीक है। सो फर्स्ट गॉथिक हो गया, मुगल गॉथिक, नियो गॉथिक, ये सारे टाइप, ठीक है, ये सारे इन्फ्यूज्ड विथ आर इंडो थिंग इज इंडो सैनिक, ठीक है। तो इसमें हमारे को नई क्या क्या चीज़ें मिली, जैसे ये मिनारेट है हमारा, ये हमारे इंडियन आर्किटेक्चर का नहीं है, ये हमारे पास मुगल्स के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ हमारे इंडिया में, ठीक है। तो मिनारेट, हमाम विंडोज, पवेलियन, तो दीज आर द एलिमेंट्स बेसिकली जो हमारे पास नए आए हैं, जो जैसे कि ये जो आर्च एंड वॉल्ट्स वगैरह है, ये सारे के सारे हमारे पास तभी आए हैं जब हमारे पास मुगल आर्किटेक्चर आया है, ठीक है। एंड ये जो सारे डोम्स, हैंगिंग ईव्स, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी फॉरेन आर्किटेक्चर का ही है। एंड अगर हम ब्रिटिश का देखें, ब्रिटिश ने भी हमारे को गॉथिक आर्किटेक्चर दिया है। सो अगर आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल देखें जो मुंबई में है, उसमें आपको गॉथिक आर्किटेक्चर मिलेगा। सो अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि हमारे को जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि कुतुब मीनार है, दैट इज़ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आपको पता होगा कि कुतुब मीनार सबसे पहले अलाई दरवाज़ा बना था कुतुब मीनार में, अलाई दरवाज़ा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो बना था, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार कुतुब ने शुरू किया था एंड देन इल्तुतमिश ने फिनिश किया था। सो इस टाइम पे स्लेव डायनेस्टी आ गई थी, इल्तुतमिश वाज कुतुब स्लेव्स, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार जब बना था तो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर था, मतलब ये मैं साथ में इसीलिए हिस्ट्री भी बता रही हूँ ताकि इजी रहे रिलेट करने में कि हाँ ठीक है, कुतुब और स्लेव डायनेस्टी मतलब मुगल से पहले वाला टाइम है ये, ठीक है। तो कुतुब मीनार के बाद फिर खिलजी डायनेस्टी, यहाँ पे ये स्लेव डायनेस्टी आई थी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई थी। खिलजी डायनेस्टी में उन्होंने सोचा था, जैसे कुतुब मीनार का डाया एक मतलब हाइट 73 समथिंग है, 73 पॉइंट समथिंग कुतुब मीनार की पूरी हाइट है। तो खिलजीज ने सोचा था कि ये डबल बनाएंगे, कुतुब मीनार का जो डाया है उससे डबल डाया का
एक मीनार बनना शुरू हो गया जो कि कुतुब मीनार के पास में ही है। अगर आप अशोक स्तंभ देखें बीच में, यहाँ पे कहीं पे अशोक स्तंभ आता है, उसके पास में ये हाफ कंस्ट्रक्टेड मीनार है, ये खिलजीज ने बनाया है। ठीक है, सो ये पूरा मेहरौली कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये सारा पार्ट है। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गया। एंड शेरशाह टॉम्ब इज ऑल्सो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये भी बहुत सुंदर टॉम्ब है कि ऐसा 8 डायरेक्शनल टॉम्ब जैसा, और यहाँ पे एक एक डोम जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एंड देन सी इज ताजमहल पैलेस होटल इन मुंबई। ये भी इंडो सैरनिक आर्किटेक्चर का ही एग्जाम्पल है। एंड बहाई टेम्पल, ये एक डिफरेंट मतलब ये एक एक्सप्रेशनिज्म का एग्जाम्पल है। सो अगर आपको टिक मार्क करना है कि विच फॉल्स अंडर इंडो सैरनिक, तो मेजरली तो हमारा आता है ताजमहल पैलेस होटल इन मुंबई। बट क्योंकि इंडो इस्लामिक के ही हैं दोनों, कुतुब एंड शाह, दैट आल्सो कम्स अंडर इंडो सैरनिक। बट हमारा इसका आंसर द ताजमहल पैलेस इन मुंबई ये होगा। एंड अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो 3 करेक्ट आंसर हो सकते हैं इसके। एंड these are few example of इंडो सैरनिक। द ताजमहल पैलेस मुंबई, ये तो अभी आपने देखा है कि ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने इम्पॉर्टेंट ही लिखे हैं। विक्टोरियन मेमोरियल कोलकाता, ठीक है, एंड चेपाक पैलेस इन चेन्नई, एंड नाइपर म्यूजियम। एक्चुअली में फर्स्ट टाइम ये इसरो में पूछा था, इसरो 2024 आई थिंक। तो नेपियर म्यूजियम के बारे में कि ये इंडो सैरनिक आर्किटेक्चर का ही पार्ट है। सो मैंने हाईलाइट कर दिया जो जो इम्पोर्टेंट है। प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम, सेंट्रल रेलवे स्टेशन, एंड देन चेन्नई का विक्टोरियन पब्लिक हॉल, म्यूजियम एंड यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। तो चेन्नई एंड प्लेसेस ऑफ मैसूर एंड बैंगलोर, तो वो मेजरली इंडो सैरनिक आर्किटेक्चर ही है। ठीक है, एंड बहुत जगह पे जैसे ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ गुड मल्च। ठीक है, तो गुड मल्च पहले देख लेते हैं कि मल्च होती क्या है। गुड मल्च होता है बेसिकली, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जैसे ये सॉइल है और यहाँ पे हमने अपना पेड़ प्लांट किया है, तो उससे एक लेयर हम ऐड कर रहे हैं जो प्रोटेक्ट कर रही है हमारी सॉइल को। आप बोल सकते हैं इसे प्रोटेक्टर ऑफ सॉइल भी बोल सकते हैं। सो दिस इज मल्च। आप देख सकते हैं ये डायग्राम में भी कि जैसे हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, और ये बनता किससे है? ड्राई लीव्स, वेस्ट, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक है, सो ये फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करेगा, एक लेयर मतलब ब्यूटिफाई भी कर रहा है ये एक तरीके से। आप देखिए सॉइल इरोजन होता रहता, ठीक है, विंड इरोजन होता रहता, वो सारा पार्ट मल्च की वजह से डाइल्यूट हो जाता है। ये ब्यूटिफाई कर रहा है हमारे लेयर को। ठीक है, एंड दिखने में तो अच्छा कर ही रहा है, फर्टिलाइज़र है, एंड टेम्परेचर भी कंट्रोल में रखता है।
सो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस की क्या क्या दिए हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड, तो हमेशा अब ध्यान रखिएगा, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, रीड कर रहे हैं, तो नोट को पहले हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ना कभी होता है पेपर पढ़ते पढ़ते हम लोग टिक कर देते हैं जो और नोट स्किप हो जाता है हमारे माइंड से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ गुड मल्च, सो एड इन अ वाटर रिटेंशन, यस ये तो होता ही है, मल्च वाटर रिटेन करके रखता ही है। प्रिवेंट सॉइल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, यस ये टेम्परेचर ना मेंटेन करके रखता है बेसिकली। अगर आप मल्चिंग कर देंगे एक तरीके से, ना टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये मेंटेन करके रखता है, एक बैरियर क्रिएट कर देता है एक एनवायरनमेंट और एक सॉइल का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड एंड एनकरेज वीड ग्रोथ। नहीं, मल्च अगर हमने लगाया तो वीड ग्रोथ नहीं होती। सो दिस कैन बी आवर आंसर। इम्प्रूव लैंडस्केप अपीयरेंस, यस मल्च की वजह से लैंडस्केप अपीयरेंस इंक्रीज होती है। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर इज फेमस फॉर। बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर से पहले हम एक काम करते हैं, इंसर्ट अ ब्लैंक पेज, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है, कि हम लोग ये पता लगा पाए कि बाइजेंटाइन से पहले हुआ क्या क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मिसोपोटामिया। मिसोपोटामिया में भी 4 सिविलाइजेशन आई थी। तो हमने ये कैसे याद किया है, सब आपसे, सब मतलब सुमेरियन, बेबीलियन, आप एसाइरन, पर्शियन, ये चारों सिविलाइजेशन फर्स्ट हमारी हो गई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। या इसमें हमारी ग्रेट अचीवमेंट्स क्या क्या थी, सबसे पहले तो जिगुरत बन गए थे, ठीक है, और पर्शियंस वगैरह के टाइम पे तो हैंगिंग गार्डन्स, ब्लू गेट, ब्लू गेट को आप इस्तार गेट भी बोलते हैं, इस्तार गेट हमारा बेबीलोन के टाइम पे ही आया था, ठीक है। ये हम देखेंगे डिटेल में, बट अभी हम बस देख रहे हैं कि क्या क्या। मेसोपोटामिया आया, मेसोपोटामिया के बाद हमारी आई थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो क्या हुआ था बेसिकली, हमारा जो जिगुरत के बाद फर्स्ट जिगुरत एंड देन सेकंड स्टेप पिरामिड आया हमारा, फिर बेंड पिरामिड, फिर पिरामिड्स फॉर्म हो गई। ये हो गया हमारा सेकंड इजिप्शियन, जब हमारा इजिप्शियंस आए। अब हम आते हैं थर्ड ग्रीक में। ग्रीक में हमारा आता है हेलोनिक और हेलेनिक एरा, और इसमें ना हमारे पास आयोनिक, डोरिक, कोरिंथियन कॉलम्स और 2 फेज डिज़ाइंस वगैरह यहाँ पे, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बननी शुरू हो गई थी कि ऐसा ये लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाते थे। इवन ऑड की ज्योमेट्री वगैरह वो सब का भी ध्यान रखने लग गए थे ग्रीक्स वगैरह, ठीक है। और ग्रीक के टाइम पे तो ऑप्टिकल करेक्शन, वो सारी चीज़ें भी होने लग गई थी, पर ये भी हम अदर पार्ट में देखेंगे, हिस्ट्री वाले पार्ट में, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ग्रीक के बाद क्या हुआ था। इटस्कन्स आए थे। इटस्कन्स ने बेसिकली ना बरियल, या फिर बोल सकते हो आप अंडरग्राउंड सारे घर बनाए थे। तो ना इनका जो
एविडेंस है वो सिर्फ विट्रूवियस की बुक में ही मिलता है हमें, ठीक है, क्योंकि ये ना बरियल या फिर आप बोल सकते हैं वुड से घर बनाए थे, तो वो सारे घर हमारे नेचर के साथ मर्ज हो गए थे, ठीक है। पर उनका उनका जो टेक्निक है वो सब रोमन्स ने भी यूज़ किया, ठीक है। रोमन ने फिर बनाए आर्चेस बनाए, और आर्चेस इसलिए बनाए कि वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर पाए एक एरिया से दूसरे एरिया में, ठीक है। सीरीज ऑफ आर्चेस बनी थी इस टाइम पे, और बहुत सारा डेवलपमेंट, आर्चेस बन गई तो फिर डोम भी बने, ठीक है। तो वो सारी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई। डोम बनने के बाद अब हमारा आया अर्ली क्रिश्चियन, सिविलाइजेशन आई। वहाँ पे हम मतलब अर्ली क्रिश्चियन रोम के बाद बेसिकली जीसस का जन्म हो गया था, जीसस क्राइस्ट का, ठीक है। तो इसीलिए ये इवेंट के बाद अर्ली सिविलाइजेशन मतलब अर्ली क्रिश्चियन आ गए। अर्ली क्रिश्चियन के आने के बाद तो चर्च बनना लाजमी है, ठीक है। तो हमारे को चर्च दिखने लग गए। अब हम आते हैं बाइजेंटाइन में। बाइजेंटाइन में क्या डिफरेंट हुआ, हमारी कलरफुल हो गई थी, एंड डोम भी न्यू तरीके से, मतलब पहले क्या होता था कि डोम ऑन ग्राउंड बनते थे, फिर बाइजेंटाइन में ना एक आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ना विंडोज़ लग गई, और ये विंडोज़ की वजह से पूरा अंदर का पार्ट लाइटन अप हो जाता था, और फिर वहाँ ये एक न्यू टाइप ऑफ डोम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये बाइजेंटाइन डोम कलरफुल डोम्स एंड विंडोज़ की वजह से, मतलब अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने ना ये डोम अपलिफ्ट कर दिया, पेंडेंटिव्स लॉन्च किए, ठीक है। पेंडेंटिव्स एंड स्क्विंचेस भी पेंडेंटिव्स एंड स्क्विंचेस लॉन्च किए, और ये डोम में ऊपर विंडोज़ लगाई, और विंडोज़ लगाने की वजह से क्या हो रहा था कि ये जो हमारा सन रेज आ रही थी वो सारी हमारी अब अंदर रिफ्लेक्ट होने लग गई, और उसके वजह से क्या हुआ कि हमारा जो इंटीरियर स्पेस है पेंडेंटिव एंड स्क्विंचेस की वजह से इंटीरियर स्पेस बड़ा हो गया, लार्जर, और लाइट आने की वजह से ये ब्राइटर हो गया। क्योंकि अब ये ब्राइटर हो गया, और रोम के टाइम पे क्या होता था, रोमन आर्किटेक्चर वगैरह इसमें ये डार्क रहता था, तो एक यहाँ पे इसीलिए ना इंटीरियर पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था। सो अब हम इंटीरियर पे क्या करते थे, मॉस्क मोज़ैक्स वगैरह, या फिर आप बोल सकते हैं कलरफुल टाइल्स, स्टोन्स, वो सारी चीज़ें ऐड होने लग गई। तो ये एक रिवॉल्यूशन था जब जो बाइजेंटाइन टाइम में आया, न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम टाइप, और न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम टाइप के बाद ब्राइटर इंटीरियर, और इस डोम को सेलेस्टियल डोम भी बोलते थे, कि ये इतना हाइट में रहता था कि ये एक फीलिंग देता था कि पीपल को अब गॉड से मिला रहे हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब हमने देख लिया बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हम मतलब हिस्ट्री के बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो हम हिस्ट्री वाले लेसन में देखेंगे। अभी हमने बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर वाला पूरा पार्ट देख लिया। अब हम देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं हमें। बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर इज़ फेमस फॉर स्टोन कार्विंग। नहीं, स्टोन कार्विंग के लिए ये फेमस नहीं था, पॉइंटेड आर्च होती थी इसमें भी, बट ये ग्रीक के टाइम पे ही पॉइंटेड आर्च आ चुकी थी, ठीक है। पुटेड कॉलम मतलब जैसे ये एक वॉल है उसमें एक पिलास्टेड कॉलम, इसे पिलास्टेड कॉलम भी बोलते हैं, जो एडिशनल कॉलम ऊपर से लगा देते हैं, और उसे पुटेड कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है। एंड न्यू टाइप ऑफ डोम कंस्ट्रक्शन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारा न्यू टाइप ऑफ डोम कंस्ट्रक्शन, एक न्यू स्टाइल इनोवेट हुआ था बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में, ठीक है। सो मैंने इमेजेस भी ऐड कर रखी है बाइजेंटाइन की। दिस इज वेरी
सो हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स है ना, आप हमेशा ऐसे कीजिए कि इमेज रख लीजिए और नाम उसका उसके साथ मत रखिए, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द इमेज, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये बहुत ही फेमस मॉस्क है, हाया सोफिया, ओके, हाया सोफिया, इसे हम ब्लू मॉस्क भी बोलते हैं, ठीक है। एंड मैंने हर एक मॉस्क के साथ में उसकी एक इंटीरियर की इमेज भी ऐड कर दी है। तो ये जो जीसस क्राइस्ट की इमेज है, ये बहुत फेमस चिप्ड पेंटिंग से बनाई गई है, ठीक है। आप इसे मोज़ैक पेंटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये दूसरी इमेज हमारी है सेंट मार्क्स बेसिल की, ठीक है। और इसका ये जो अनियन डोम है ना, दिस इज फेमस आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ दिस बिल्डिंग, अनियन डोम। वैसे तो यहाँ सारे डोम ही यूनिक टाइप के होते हैं, जैसे बताया था कि पेंडेंटिव्स के ऊपर है, बट ये जो यहाँ पे जो डोम्स है, अनियन डोम, मतलब इसमें क्या होता है, 3 लेयर ऑफ डोम होता है। इस डोम के नीचे एक ट्राइंगुलर सपोर्ट होता है एंड देन सेकेंड डोम दोबारा बनाया होता है। ये फॉल्स डोम इसलिए बनाया जाता है कि बाहर से तो ये डोम मस्त बड़ा सा दिखे, ठीक है, कि ये एक बाहर से अच्छा एलिवेशन के लिए लुक दे, फॉर एलिवेशन। एंड इंटीरियर में एक ह्यूमन साइज के हिसाब से एक डोम परफेक्टली दिखे, तो इसीलिए ये सेकेंड डोम भी बनाया जाता है। तो इसकी ये जो 3 लेयर टेक्नोलॉजी होती है, ये एक यूनिक फीचर देती है एंड अनियन डोम को यूनिक तरीके से स्टैंड करवाती है। सो दैट इज़ अ यूनिक थिंग इन सेंट मार्क बेसिल। एंड ये उसका इंटीरियर में क्या है कि आप देखिए, जैसे बताया था अभी हमने डिस्कस किया था कि लाइट बहुत ज़्यादा आती है, एंड क्योंकि अच्छा ये येलो दिख नहीं रहा है, ये यहाँ ये क्लेस्टोरीफोबिक विंडोज़ की वजह से, कि यहाँ तक तो नॉर्मल फॉल सीलिंग हाइट है, एंड हमने फिर थोड़ा सा इसको हाइट लेके, सो दैट कि हम विंडोज से हमारी नेचुरल लाइट एंटर कर पाए, फिर हमने सीलिंग बनाई है। सो इसकी वजह से नेचुरल लाइट पूरा टाइम एंटर कर पाती है इन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। अब हम देखेंगे अपनी थर्ड बिल्डिंग। सो इट्स हॉरिस लोकाज। ये एक्चुअली लोकाज लोकेशन पे है, दैट इज़ वाई ये हॉरिस लोकाज, मतलब इसे होली मोनेस्ट्री ऑफ हॉरिस लोकाज बोलते हैं, ठीक है। मैं ये होली मोनेस्ट्री भी लिख देती हूँ, होली मोनेस्ट्री ऑफ हॉरिस लोकाज, ओके। देखेंगे दैट इज आवर फोर्थ एग्जाम्पल, दैट इज बेसिलिका ऑफ सेंट एपोलियन। और ये जो ये हमारा चर्च का बेल टावर होता है। और आपको आपको पता होगा कि ये जो बेल टावर है, फेमस बेल टावर, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, दैट इज ऑल्सो अ बेल टावर। और बेल टावर को हम कैम्पेनाइल, एंड ये भी एक बारी गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि बेल टावर को कैम्पेनाइल बोलते हैं और लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्या है। सो ये एक बारी पूछा हुआ था, सो वो भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये देखिए, ये मैंने हाया सोफिया का एक इमेज लगा दिया है। तो पहले कंस्ट्रक्शन कैसा रहता था, पहले ना ये एक स्क्वायर के ऊपर हमेशा डोम कंस्ट्रक्ट हुआ करता था। सो ये स्क्वायर है बेसिकली, एंड स्क्वायर के ऊपर डायरेक्टली डोम कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अभी क्या होता है कि स्क्वायर को एक एंगल पे लाके यहाँ पे पेंडेंटिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं। और अगर ये पेंडेंटिव्स ना हो और स्क्वायर के ऊपर हम एक सर्कुलर पाथ बनाएं, और जिसमें जो एजेस वाली ब्रिक्स है वो सपोर्ट कर रही है हमारे डोम को। सो इस पार्ट को हम स्क्विंचेस बोलते हैं।
सो टिल नाउ ये 1 to 5 क्वेश्चन होंगे